ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पेट्रोल डीजल के दाम में फिर हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। सीएनजी भी हुई 1 रुपए प्रति किलो महंगी। पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, जनता को ही लूटने में लगी सरकार, मोदी को बस तेल कंपनियों के फायदे की है चिंता। नीट मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश माफ नहीं करेगा। पेपर लीक को बताया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। नीट एग्जाम लीक होने से सीकर में एक बच्चे ने ली खुद की जान। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से की बातचीत, साथ देने का किया वादा। फीस रिफंड के लिए एनटीए ने खोला पोर्टल। 27 मई तक छात्र भरी बैंक डिटेल। 21 जून को होगा री एग्जाम। कोलकाता से दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। 4 दिन के भारत दौरे पर है मार्को रूबियो। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े 2 पैन कार्ड मामले में आ जा सकता है फैसला। सजा बढ़ाने की अभियोजन पक्ष की अपील पर रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट सुना सकती है अपना निर्णय। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। 47 शहरों में आयोजित होगा रोजगार मेला। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। लू के अलर्ट के बीच पड़ी बारिश की बौछारें, लोगों को मिली राहत। कर्नाटक के कुलबर्गी में हुआ भीषण सड़क हादसा। लॉरी और कार की हुई टक्कर, 5 लोगों की गई जान। अमेरिका के साथ समझौता बहुत दूर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का बयान। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच काम करने के तरीके और विचारधारा से जुड़ी दूरियों को बताया गहरी और काफी ज्यादा। ईरान पर नए हमले की तैयारी में अमेरिका। सैन्य और खुफिया अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना कैली ने कहा, राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि अगर डील नहीं हुई तो नतीजे क्या होंगे। अमेरिका में खुफिया विभाग चीफ तुलसी गबार्ड ने दिया इस्तीफा। पति के बोन कैंसर का दिया हवाला। गबार्ड ने की थी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान के खिलाफ अपनाई गई आक्रामक नीतियों की निंदा। ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों को लगा झटका। ट्रंप प्रशासन का नया नियम, पहले अमेरिका छोड़ो फिर करो एंट्री। आधिकारिक तौर पर स्थायी निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है ग्रीन कार्ड। पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम को लगा बड़ा झटका। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के कमांडिंग अफसर के उनके कब्जे में होने का किया दावा। बलूचिस्तान के कलात से किया अगवा। भारतीय बाजार में 2027 तक रूठे रहेंगे विदेशी निवेशक। कमजोर रुपया बन रहा बाजार के लिए चुनौती। बोफा ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट में किया गया दावा। वैश्विक संकटों से निपटने को आरबीआई की बड़ी तैयारी। जोखिम कवच दोगुना कर मजबूत की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा। 1.09 लाख करोड़ रुपए किया जोखिम प्रावधान। महंगे पेट्रोल डीजल ने बदली दुनिया की रफ्तार। इलेक्ट्रॉनिक कारों पर तेजी से बढ़ा भरोसा। आईईईए की रिपोर्ट में दावा, 2026 में 2.3 करोड़ के पार जा सकती है ईवी बिक्री। हॉर्मुज संकट के बीच भारत वेनेजुएला में बढ़ा व्यापार। एनर्जी ट्रैकिंग डेटा के तहत भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना वेनेजुएला। क्रूड की आयात में 50% का भारी उछाल। एसबीआई कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल टली। प्रबंधन से सकारात्मक बातचीत के बाद फैसला। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 से 26 मई को सड़क पर उतरने की थी तैयारी। मी मीडियाच्या माध्यमातून जी बातमी बघितली त्याच्यामध्ये भाजपाचे नेते आणि महापौर या लोकांनी मीरा भाईंदरमध्ये 1500 बोगस जन्माचे दाखले आढळले आणि माननीय मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे आयुक्त त्यांनी ही माहिती दिली असा प्रकारचा दावा त्यांनी त्या ठिकाणी केलेला आहे।
त्यांनी अजून चांगलं झालं असतं जर 1500 लोकांची पूर्ण यादी त्यांनी जाहीर केली असती. तर पहिला माझा प्रशासनाला, आयुक्तांना हे माझं म्हणणं आहे की ही यादी जर तुमच्याकडे असेल तर आपण त्वरित FIR नोंदवावी आणि संबंधित लोकांवरती ताबडतोब केस रजिस्टर करून त्यांना अटक करावी. त्याचबरोबर किरीट सोमय्यांनी म्हटलं आहे की असे साधारणतः 3000 दाखले, बोगस प्रमाण जन्माचे दाखले आहेत, तर त्या 3000 लोकांची सुद्धा यादी पब्लिश करावी. त्याचमध्ये त्यांनी हे म्हटलं की भिवंडी, मुंबई, मीरा भाईंदर आणि मीरा भाईंदरमध्ये परत त्यांनी नयानगर मध्ये 7 लोकांचे जन्माच्या दाखल्यावरती बोगस प्रमाण तयार करण्यात आले. तर ते कोणी केलं, कसले दाखले होते, कोणत्या डिपार्टमेंटचे होते, हे कसं काय आढळले, याची तक्रार महापौरांनी किंवा किरीट सोमय्यांनी अधिकृतरीत्या पोलीस प्रशासनामध्ये FIR त्यांनी नोंदवलं आहे का? नोंदवले नसतील तर त्यांनी ते नोंदवावे, जेणेकरून खरा काय खोटा काय लोकांच्या समोर येईल आणि जर काय हे चुकीचं असेल तर त्या दोषींवरती प्रशासनाला, पोलिसांना कारवाई करता येईल. अन्यथा अशा प्रकारचं बिनबुडाचा आरोप करायचं आणि शहराला बदनाम करायचा हे योग्य नाही. म्हणून आमची मागणी अशी आहे की सदर प्रकरणाची कॉग्निगन्स पोलीस प्रशासनाने सोमोटू घ्यावं. महापालिकेकडनं, तहसीलदारकडनं असे किती प्रकरणं त्यांच्या नजरेसमोर आलेले आहे त्याची माहिती घ्यावी आणि त्याची कसून चौकशी करून FIR नोंदवून संबंधित लोकांना अटक करावी. मग त्याच्यामध्ये प्रशासनाचे लोक असतील, राजकीय लोक असतील, सामाजिक लोक असतील, कोणीही असेल तर त्यांच्यावरती कडक कारवाई करून दोषींना सजा त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. अन्यथा लोकांचे दाखले हे बोगस आहे म्हणून आता येणारी जूनमध्ये मुलांचे शाळाचं, कॉलेजचे, पोस्ट ग्रॅज्युएशनचं असं विविध ठिकाणी जन्माचे दाखले आणि इन्कमचे दाखलेची गरज पडते. अशा प्रकारची बातमीमुळे या सर्व मुलांचं शिक्षणाचं नुकसान होईल, लोकांचं रोजगारचं नुकसान होईल आणि लोकांना ऐन वेळी ते दाखले तुमचे चुकीचे आहे हे सर्टिफाईड करून आणा आणि ऍडमिशनची शेवटची तारीख असेल, ह्या सगळं कॉम्प्लिकेशन्स तयार होईल. ती कॉम्प्लिकेशन पुढील 15 दिवसानंतर होऊ नये त्याच्याकरता प्रशासनाने सुमोटिव ऍक्शन घेऊन FIR नोंदवून खरं खोटं काय ते प्रसिद्ध करावं. महापालिकेनी ती 1500 असेल का 3000 असेल किंवा तहसीलदारनी ती यादी पब्लिक डोमेन मध्ये प्रसिद्ध करावी. दो 2020 की दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से आंशिक राहत मिली है. अदालत ने उन्हें 1 से 3 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. खालिद ने अपनी बीमार मां की सर्जरी और चाचा के चहल्लुम के लिए 15 दिन की मोहलत मांगी थी. हालांकि अदालत ने सिर्फ 3 दिन ही मंजूर किए. इस जमानत के साथ कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई गई हैं. खालिद को दिल्ली NCR के दायरे में ही रहना होगा. उन्हें अस्पताल के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं होगी. साथ ही वो इस दौरान सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकेंगे. दूसरी तरफ इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी 2 अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है. लेकिन कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि ये दोनों मीडिया से अपने केस के बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे. इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया है. अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत जमानत देने के नियमों का मुद्दा अब एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचों के बीच के नजीब फैसले को लेकर मतभेद पैदा हो गया है. नजीब केस के फैसले में कहा गया था कि अगर मुकदमे में बहुत ज्यादा देरी हो रही है तो UAPA के तहत भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है. इस पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस PB बराले की बेंच ने कहा कि ये कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है. ट्रायल में देरी होने पर आंख मूंदकर जमानत नहीं दी जा सकती. हर आरोपी की भूमिका को अलग से देखना जरूरी है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही एक दूसरी बेंच ने इस नजरिए की आलोचना की है, इसलिए अब बड़ी बेंच इस कानूनी विवाद को सुलझाएगी.
ये पूरा मामला इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जेल अपवाद है और बेल नियम है वाली बात यूएपीए जैसे सख्त मुकदमों में भी लागू होनी चाहिए। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध रूप से जान जाने का मामला इस समय बेहद चर्चा में है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, जिसका विपक्ष ने समर्थन तो किया है, साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा है। एमपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट किया, एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा की जान जाने की सीबीआई जाँच सबूत है कि मोहन सरकार की पुलिस नाकाम और गृह मंत्रालय पंगु है। ट्विशा को पुनः श्रद्धांजलि। सीबीआई से ये उम्मीद है कि निष्पक्ष और त्वरित जांच हो, दोषी शीघ्र चिन्हित हो ताकि न्याय की नई मिसाल कायम हो। जैसा आप जानते हैं कि नोएडा की रहने वाली ट्विशा की जान 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में गई थी। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिस पर ससुराल पक्ष का कहना है कि वो अक्सर परेशान रहा करती थी। वहीं ट्विशा के भाई हर्षित शर्मा ने बताया है कि ट्विशा बहुत परेशान थी और उसने अपने भाई के सामने अपनी बेबसी जाहिर की थी और वो नोएडा वापस आना चाहती थी। ट्विशा के परिवार ने जान जाने का कारण ससुराल पक्ष के दहेज उत्पीड़न और गंभीर मानसिक यातना को बताया है। ट्विशा के भी ऐसे कई चैट्स वायरल हुए हैं जिसमें उन्होंने खुद को परेशान बताया था। साथ ही सामने आए सीसीटीवी फुटेज में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो गंभीर सवाल खड़े करती हैं। वहीं इस मामले में हुई मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी जान लेने का शक बढ़ता है। इस बीच ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को ऑर्डर पास किया गया है। ट्विशा का परिवार लंबे समय से ये मांग कर भी रहा था। इस बीच मामला सामने आने के बाद से ही ट्विशा के फरार पति समर्थ सिंह ने जबलपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इससे पहले 22 मई की दोपहर को ही समर्थ सिंह के वकील ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी वापस ले ली थी। आपको बता दें कि ट्विशा की शादी सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह से दिसंबर 2025 में हुई थी। दोनों की मुलाकात 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। ऐसे में शादी के महज 5 महीनों में ऐसी घटना होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दूसरा सर्वर है। एक तरफ एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा चल रही थी तो दूसरी तरफ एक बड़ा गिरोह सेटिंग कर सीएपीएफ, एसएसएफ कांस्टेबल डीजी और असम राइफल्स राइफलमैन परीक्षा 2026 में अभ्यर्थियों को पास कराने का काम कर रहा था। ये गिरोह ऑनलाइन परीक्षा में प्रॉक्सी सर्वर और स्क्रीन शेयरिंग का इस्तेमाल कर अभ्यर्थियों की जगह बाहर बैठे सॉल्वर से पेपर हल करवा रहा था। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ ने एक ऐसे हाईटेक नकल माफिया का पर्दाफाश किया है जो टेक्नोलॉजी के दम पर ऑनलाइन परीक्षाओं को हैक कर रहा था और अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर उन्हें पास कराने की गारंटी देता था। बताया जा रहा है कि ये गिरोह परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉक्सी सर्वर लगाकर असली सर्वर को बाईपास कर देता था। इसके बाद स्क्रीन शेयरिंग तकनीक के जरिए पेपर की पूरी स्क्रीन बाहर बैठे सॉल्वरों तक पहुंच जाती थी और फिर बाहर बैठे एक्सपर्ट सॉल्वर अभ्यर्थियों की जगह सवाल हल करते थे। अंदर चल। दूसरा सर्वर है। ये चल रहा है। ठीक है। ये रहा। ये लो ये। यानी परीक्षा हॉल में बैठा उम्मीदवार सिर्फ नाम का परीक्षार्थी था, असली पेपर कहीं और बैठा शातिर गैंग हल कर रहा था। एसटीएफ ने 22 मई को नॉलेज पार्क इलाके से बालाजी डिजिटल जोन सेंटर पर छापा मारा, जहां से इस पूरे हाईटेक खेल का खुलासा हुआ। मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें प्रदीप चौहान समेत अरुण कुमार, संदीप भाटी, निशांत राघव, अमित राणा, शाकिर मलिक और विवेक कुमार शामिल हैं। छापेमारी के दौरान एसटीएफ को मौके से 50 लाख रुपए नकद, 10 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, राउटर, एडमिट कार्ड और अभ्यर्थियों की लिस्ट मिली है, जिससे साफ हो गया है कि ये कोई छोटा मोटा फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि करोड़ों के नेटवर्क वाला सुनियोजित परीक्षा घोटाला था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह हर अभ्यर्थी से लगभग 4 लाख रुपए वसूलता था। इस रकम का हिस्सा उम्मीदवार लाने वालों, सेंटर से जुड़े लोगों और गैंग के अन्य सदस्यों में बांटा जाता था।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एसटीएफ को शक है कि ये गैंग सिर्फ एसएससी नहीं बल्कि कई दूसरे ऑनलाइन परीक्षाओं में भी सेंधमारी कर चुका है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं और कितनी परीक्षाओं का सिस्टम इस गैंग ने खराब किया है। वहीं अब उन अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है जिन्होंने पैसे देकर गैर कानूनी तरीके से नौकरी पाने की कोशिश की। सरकारी नौकरी के नाम पर चल रहा ये हाईटेक खेल अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के रडार पर है और सवाल यही है कि क्या इस परीक्षा माफिया की जड़ें सिर्फ ग्रेटर नोएडा तक सीमित है या फिर देश भर में ये नेटवर्क पूरी तरह फैला हुआ है। दोस्तों, पहले हिंदू इसलिए परेशान रहता था कि उसकी गाय माता को मुसलमान काट रहे हैं, लेकिन आज हिंदू इसलिए परेशान है कि उसकी गाय माता को काटने के लिए खरीद नहीं रहे हैं। दोस्तों, हैदराबाद और पश्चिम बंगाल दोनों जगह मुसलमानों ने साफ मना कर दिया है कि इस बकरीद पर हम गाय बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। तो अब मंडी में जो हिंदू लोग अपनी गाय बेचने आए थे, उन सबसे मुसलमानों ने साफ मना कर दिया कि भाई हम नहीं खरीदेंगे तुम्हारी गाय। अब वो हिंदू रो रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि भाई प्लीज खरीद लो हमारी गाय। मैंने इसलिए इस गाय को पाल पोस के बड़ा किया था कि इसे बेचकर मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। कोई कह रहा है कि भाई इसे बेचकर मुझे अपनी मां का इलाज कराना है, लेकिन मुसलमानों ने साफ मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई गाय नहीं काटेंगे, गाय माता है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना ही होगा सरकार को। तो जो मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे ना कि घर के अंदर बैठ के खाओ, इस बार उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई घर में क्या बाहर क्या, हम खाएंगे ही नहीं। खाना तो दूर की बात है, काटेंगे ही नहीं हम। तो मैं तो समझता हूं बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। ये चांटा है उन नफरती लोगों के मुंह पर जो हर समय गाय माता के नाम पर दंगे करते हैं, गाय माता के नाम पर मुसलमानों की जान ले लेते हैं और समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मुसलमानों के सामने पश्चिम बंगाल की सरकार ने घुटने टेक देकर मुसलमानों को कुर्बानी देने की इजाजत दे दी। दरअसल पश्चिम बंगाल में जैसे ही बीजेपी सरकार बनाया था, सबसे पहले गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दिया। मुसलमानों ने भी कमाल कर दिया, एक भी गाय खरीदा ही नहीं। उसके बाद हिंदू व्यापारी का हाल बुरा हो गया और हिंदू व्यापारी ने कहा कि अगर हमारी गाय नहीं बिकी तो हम यहीं पर आत्महत्या कर लेंगे। इसी की वजह से बीजेपी सरकार ने कहा कि मुसलमान गाय की कुर्बानी तो दे सकता है, लेकिन पर्दे में। कहते हैं ना कि ऊंट हमेशा पहाड़ के नीचे ही आके रुकता है।